नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन चैप्टर की। तो देखिए, इस चैप्टर का मैं शॉर्ट में आपको रिवीजन कराऊंगा और बताऊंगा, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, यहां से पुटअप होते हैं आपके न्यूमेरिकल्स। तो मैं आपको शॉर्ट में हर चीज बताऊंगा ताकि आपको रिवाइज अच्छे से हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। दो टाइप की रिएक्शंस होती है, एक होती है स्पॉन्टेनियस, एक होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है सतत अभिक्रियाएं, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है असतत अभिक्रियाएं। जो स्पॉन्टेनियस यानी जो सतत अभिक्रियाएं होती है, वो ऐसी अभिक्रियाएं होती है, ऐसी रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो अपने आप होती हो, उन्हें करवाने के लिए हम एनर्जी ना देते हो, वो ऑटोमेटिकली खुद संपन्न हो जाए, उन्हें बोलते हैं क्या? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, सतत रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। अब उन सतत रासायनिक अभिक्रियाओं में, उन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में कुछ रिएक्शंस होती है रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन। हमें क्या करना है? ऐसी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो रेडॉक्स हो, उनकी केमिकल एनर्जी से जब वो रिएक्शन कर रहे हैं तो उनकी पास क्या है? उनके पास है केमिकल एनर्जी। उनकी केमिकल एनर्जी से हमें क्या मिल जाए? हमें मिल जाए इलेक्ट्रिसिटी। हम जनरेट करवा दें वहां से इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो चीज है, इसी को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। यही चीज मैंने यहां लिखी है। ठीक है। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन से हम क्या जनरेट करवा दें? इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, साधारण भाषा में। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब मैं ये रिएक्शन करवा रहा हूं, तो यहां पर हम जो केमिकल यूज लेंगे, तो केमिकल जो यूज लेते हैं वहां पर उनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स यानी वैद्युत अपघटक। ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स मैं ये बोल सकता हूं एक टाइप का आयनिक कंपाउंड होता है ना। अब कोई कहेगा सर खाली आयनिक नहीं, जितने भी एसिड, जितने भी बेस, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, अम्ल, क्षार और लवण जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स ही हैं, वैद्युत अपघटक ही हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आयंस में विभक्त हो जाते हैं, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए। यानी ऐसे कंपाउंड जो अपने आयंस में टूटते हो, वो सारे के सारे क्या? वैद्युत अपघटक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब सॉरी अपनी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स है, नॉट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब सुनिएगा, यहां पर मैंने लिखा है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड या क्या होता है? एक टाइप का सॉल्ट होता है। आयनिक कंपाउंड अपनी सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, लेकिन लिक्विड, एक्वस या मोल्टन स्टेट में वो क्या होता है? कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ये जो मैंने लिखी है, ये किसके लिए लिखी है? मैंने इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखी है। क्या इलेक्ट्रोलाइट, कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जो 100% आयोनाइज्ड होते हैं, यानी डिसोसिएट होते हैं, 100% पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं। कुछ होते हैं जो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते, आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। जो पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस और सॉल्ट है, वो सारे के सारे क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग। वीक के एग्जांपल जितने भी वीक एसिड, वीक बेस और वीक सॉल्ट है, वो सारे के सारे एग्जांपल वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तब बनता है एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। समझ गए? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस याद कर लीजिए। एग्जांपल HCl, HNO3, H2SO4, NaOH, KOH, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। अब इन स्ट्रॉन्ग एसिड बेस की आपस में रिएक्शन कराओ, अलग अलग साल्ट बनते जाएंगे। वो सारे जैसे NaCl, KCl, Azoto, Na2SO4, ये सब के सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक के लिए क्या याद रखोगे? वीक के लिए कार्बोनिक एसिड हो गया, CH3 एसिटिक एसिड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इनकी आपस में रिएक्शन करा दो, अलग अलग सॉल्ट बनेंगे, जैसे कैल्शियम क्लोराइड आदि आदि आदि। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं यहां पर रिएक्शन करवा देता हूं किससे, कोई भी एक सॉल्ट मैंने लिखा नहीं बाय द वे, यहां मैं NaCl ले लेता हूं। ठीक है। तो अगर मैं उससे करवा दूं तो एक क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। या कोई भी क्लोराइड का कंपाउंड उससे रिएक्शन कराऊं तो ये क्या बन जाएगा? मेरे पास सॉल्ट बन जाएगा। तो वो सारे क्या हो जाएंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। ये था इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब यहां पर जो कहानी स्टार्ट होती है इस चैप्टर में, वो स्टार्ट होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, इलेक्ट्रोड विभव से। इसको समझिएगा। ये समझ गए ना, तो आगे जितनी भी चीजें आने वाली इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल करने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, समझिए। मान लीजिए ये बीकर है मेरे पास, इस बीकर में एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, यहां पर बीच में मैंने क्या डाल दी? एक मेटल की रॉड। अब सुनिएगा, जिस मेटल की रॉड को मैंने यहां इंसर्ट करवाया है, मान लीजिए कॉपर की रॉड है, तो उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन इस बीकर के अंदर भरना पड़ेगा मेरे को। समझिए,
अगर मैंने कॉपर की रॉड ली है, फॉर एग्जांपल कॉपर की रॉड है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन जिसमें इसको डिप करूंगा वो भी क्या होगा, कॉपर सल्फेट। इसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको इंसर्ट करवाया तो थोड़ी देर बाद यहां पर होगा क्या, वो सुनिएगा। थोड़ी देर बाद यहां पर एक रिएक्शन होगी जिसे हम बोलते हैं क्या गाइस, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होगी, रेडॉक्स रिएक्शन, अपने आप होने वाली रेडॉक्स रिएक्शन, यानी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगी। अब वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन कुछ ऐसी है कि यहां ये मेटल की जो रॉड है, इसमें इस मेटल के खूब सारे क्या होंगे, एटम होंगे। ये मेटल के एटम इस आयन सॉल्यूशन में आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ M+ आयन। जैसे ही M+ आयन की फॉर्म में वो बाहर आएंगे तो पीछे छोड़ेंगे क्या, वो इलेक्ट्रॉन। तो इस रॉड के ऊपर चारों तरफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 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 आ जाएंगे। और रॉड के बाहर आयन जो सॉल्यूशन है वहां पर M+ आयन सराउंड हो जाएंगे। तो यहां प्लस और माइनस जनरेट हो गया। प्लस और माइनस जहां जनरेट हो जाता है वहां पर हम बोलते हैं पोटेंशियल, यानी विभव उत्पन्न होना, क्रिएट होना, क्या, पोटेंशियल। तो इसी चीज को मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेटल की रॉड पर पोटेंशियल जनरेट हुआ। ये मेटल की जो रॉड है वो मेरे लिए क्या है, इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल जनरेट हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये जो पोटेंशियल जनरेट हुआ वो किस कारण जनरेट हुआ, कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन के कारण जनरेट हुआ। M मेटल एटम था, इसने M+ आयन बनाया और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट। जब भी कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है गाइस तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसने क्या किया, ऑक्सीडेशन। तो ये जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विभव। समझ आई बात। इसी का जस्ट अपोजिट क्या है, रिडक्शन। अगर मैंने बोल दिया सॉल्ट सॉल्यूशन के इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जाते हैं तो यहां M+ और इलेक्ट्रॉन ये जनरेट होगा, यहां एक पोटेंशियल जनरेट होगा, तो यहां पर क्या होगा, रिडक्शन, यानी M+ इलेक्ट्रॉन लेगा, न्यूट्रलाइज होगा और M में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे बोल दिया गया रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या। अब आगे जब हम चलेंगे इस चैप्टर में तो आपको ये अंडरस्टूड होगी, तो वहां पर जो कहानियां हो रही है वो आपको समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। कभी कभार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तब आपको क्या करना है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये आपको ड्रॉ करके आना है। ठीक है, अब होता क्या है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सुनिएगा। किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए जो बेस माना जाता है, जो आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हो उसमें हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स होते हैं उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हाई होता है, हाइड्रोजन से नीचे वालों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 0। वो 0 आया कहां से, वो यहां इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में है क्या, सुनिएगा। ये एक बीकर है जिसमें HCl भरा हुआ है, जिसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर। 1 मोलर कंसंट्रेशन का HCl इसमें भरा गया। इसमें एक इन्वर्टेड, मैं बोलता हूं उल्टी टेस्ट ट्यूब रखी गई है जिसमें एक प्लेटिनम का वायर अटैच्ड है। इस प्लेटिनम के वायर से प्लेटिनम की मेटल स्ट्रिप, मेटल का पीस जोड़ा गया और यहां से हाइड्रोजन गैस पास की जा रही है और इसके अंदर क्या भरी हुई है, मरकरी भरी हुई है। अब यहां पर जब रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने की वजह से यहां हाइड्रोजन गैस के बबल्स का फॉर्मेशन होगा। अब वो जो रिएक्शन होती है यहां पर वो मैंने यहां लिखी है कि H+ आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 गैस में कन्वर्ट होते हैं। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन के लिए और रिडक्शन के लिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए इधर चलेगी, रिडक्शन के लिए इधर चलेगी। ठीक है, वो देख लीजिएगा। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये टाइप का एक सेल है, ये टाइप का क्या हो गया, एक सेल है। इस सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, H+, यहां ये एक्वस फॉर्म में है, फिर ये कन्वर्ट हुआ H2 में और यहां पर प्लेटिनम की रॉड, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, SHG का 0 होता है। अब कभी पूछ लिया जाए कि डिफाइन SHG, तो आपको क्या बोलना है कि 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 atm या 1 बार प्रेशर और 1 m कंसंट्रेशन पर
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सिंपल सी कहानी है, ठीक है गाइस। अब ये होने के बाद अपने पास आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वैद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं? वैद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये जो लिखा हुआ है गाइस, ये चीज आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहां मैंने लिखे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है डैनियल सेल, एक होता है गैल्वेनिक सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। डैनियल सेल का मतलब क्या है सुनिएगा, जिसमें इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, एक कॉपर का तो एक जिंक का। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड है वो किसी भी मेटल के हो सकते हैं। कॉपर और जिंक अगर है तब तो वो डैनियल हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी है, जैसे निकल हुआ, क्रोमियम हुआ, अगर कोई भी मेटल, वैरायटी ऑफ मेटल से बना हुआ जो इलेक्ट्रोड होगा वो गैल्वेनिक सेल कहलाएगा। ये भी क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इन दोनों टाइप के सेल्स में क्या होता है, 2 हाफ सेल्स होते हैं, यानी 2 बीकर होंगे। एक बीकर में एक सॉल्यूशन, दूसरे बीकर में दूसरा सॉल्यूशन। एक बीकर में एक मेटल की इलेक्ट्रोड, दूसरे बीकर में दूसरे मेटल की इलेक्ट्रोड। सिंपल। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा है। लेकिन जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होता है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जैसे इस टाइप के हमने देखे होंगे, एक ही बीकर में जब 2 इलेक्ट्रोड चले जाते हैं और कोई केमिकल अंदर है, और आपको जैसे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पढ़ा होगा, वो सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होते हैं, जहां हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है, बैटरी लगानी पड़ती है, एनर्जी सोर्स लगाना पड़ता है, तब जाकर के सॉल्यूशन में जो भी केमिकल पड़ा है वो केमिकल रिएक्शन करता है, वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब यहां सारी कहानी है अपनी इस सेल की, जिसे हम बोलते हैं डैनियल या गैल्वेनिक सेल। यहां स्पेसिफिकली मैं डैनियल सेल की बात कर रहा हूं। डैनियल सेल में ये एक बीकर है, यहां जिंक सल्फेट सॉल्यूशन भरा है और ये जिंक की रोड है, और इधर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और ये कॉपर की रोड है। इन दोनों में जो आयंस है, जो सॉल्ट है, उनके जो आयंस है उनको बैलेंस करने के लिए यहाँ एक सॉल्ट ब्रिज लगाया गया है। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, ठीक है। अब सुनिएगा, इन मेटल की रॉड को मैंने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट और वोल्टेज दोनों को मेजर करना, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो लेफ्ट साइड वाला सेल है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, राइट वाले को बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। अब इसको हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्यों बोला, ये चीज फिक्स है, आपको याद रखनी है। क्या, इसको याद करने के लिए LOAN लोन से याद रखना, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, यानी लेफ्ट साइड वाले पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और वो एनोड होगा और उसको नेगेटिव बोला जाएगा। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, ठीक है गाइस। कि लेफ्ट साइड वाला एनोड होता है, उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। फिर राइट वाला क्या होगा, कैथोड होगा, उस पर हमेशा रिडक्शन होगा, वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। बात आई समझ में। इस सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, यहां पर अगर रिएक्शन देखी जाए तो क्या हुई, ये जो जिंक है वो जिंक +2 आयन में कन्वर्ट हुआ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, जैसा मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपको बताया। इसी का अपोजिट यहां पर देखिए, कॉपर +2 आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और कॉपर में न्यूट्रलाइज हो गया, यहां पर क्या हुआ गाइस, रिडक्शन। अब सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं सेल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी, ये प्लस ये माइनस, ये एक सेल हो गया, ठीक है। बैटरी को डिनोट करने के लिए खूब सारे सेल को सीरीज में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर सेल को डिनोट करने का तरीका क्या है, तो ये देखिए, ये वाला क्या है गाइस, नेगेटिव पार्ट, ये वाला क्या है गाइस, पॉजिटिव पार्ट, है ना। तो नेगेटिव पार्ट को हम कहां लिखेंगे, इस तरफ, पॉजिटिव पार्ट को हम क्या लिखेंगे, इस तरफ, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, यहां पर इस बीकर में रॉड यूज हुई, रॉड सॉलिड फॉर्म में, फिर सॉल्यूशन यूज हुआ, सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में, यहां इसकी कंसंट्रेशन अगर मेंशन है तो, फिर ये डबल डंडी लगाई है। डबल डंडी का मतलब ये है कि ये सेपरेट हो गया, इधर वाला हाफ सेल है और उधर वाला एक और हाफ सेल है। इसको या तो डबल डंडी से डिनोट करो, या मैंने यहां पर लिखा है
डॉट 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 लाइन से डिनोट करो, फिर सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में, फिर ये रॉड। ठीक है, अब इसी को अगर डिनोट करना है मेरे को सेल रिप्रेजेंट करवाने के लिए, एक सेल है या नहीं है, तो मैं कैसे लिखूंगा, कुछ ऐसे लिखूंगा, जिंक है, रॉड, फिर एक्वस सॉल्यूशन से क्या निकलेगा, जिंक प्लस आयन लिख लेंगे, ये हाफ सेल हुआ। दूसरा हाफ सेल क्या होगा, कॉपर प्लस 2, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो वहां से कॉपर के आयन निकलेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, कॉपर में। ये है सेल रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब इस पर बेस्ड जो चीजें हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो देखिएगा। अब देखिएगा, अब है जो टॉपिक वो है सेल पोटेंशियल का। यहां पर अब न्यूमेरिकल वाला पार्ट, अभी तक जो आपने समझा वो बेसिक था, अब उस बेसिक को तुम्हें अप्लाई करना है। तो यहां पर जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए आपको सेल पोटेंशियल पढ़ना पड़ेगा। सेल पोटेंशियल यानी जो आपने हाफ सेल क्रिएट किए, एक हाफ सेल दूसरा हाफ सेल, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो एक सेल का फॉर्मेशन हुआ, एक सेल का निर्माण हुआ। उस पूरे सेल का, उस पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल है वो विभव निकालना पड़ता है। वो पोटेंशियल कैसे आता है, इस फॉर्मूले के थ्रू। ये क्या कहता है कि किसी भी सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो उन दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सब्ट्रैक्शन होता है। अब किसका सब्ट्रैक्शन, राइट से हाफ सेल माइनस लेफ्ट हाफ सेल। अब राइट में आपको पता होना चाहिए कौन होता है, कैथोड, लेफ्ट में कौन था, एनोड। लेफ्ट में कौन है बेटा, एनोड, राइट में क्या होता है, कैथोड। ये आपको फिक्स दिमाग में होना चाहिए कि लेफ्ट वाला, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, इसका जस्ट उल्टा कौन होगा, राइट वाला होगा। ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज, यहां पर जो पोटेंशियल लिखे जाएंगे वो सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल होंगे, सारे के सारे अपचयन विभव होंगे। ये मैंने लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल होंगे। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल नहीं गिवन, आपको रिडक्शन पोटेंशियल नहीं गिवन, कभी कभार आपको क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी ऑक्सीकरण विभव दे देता है, तब आपको क्या करना है, जो भी ऑक्सीकरण विभव, जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है उसके आगे माइनस लगा दो, वो क्या बन जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। अब आप कहोगे कि सर हम कैसे पहचाने कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको बेटा ये देखना है, वो इस तरीके से देगा जैसे कोई M है वो M प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है, M था, इस पर चार्ज क्या होगा, जीरो, न्यूट्रल ना, जीरो से कहां गया, प्लस, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अगर डोनेट कर देता है कोई मेटल तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और यहां पर इसकी कोई वैल्यू मान लो 2 वोल्ट, ये गिवन है। इसका मतलब ये गिवन क्या है, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। आपको क्वेश्चन में पुटअप करना होता है रिडक्शन पोटेंशियल, तो कुछ नहीं करना, इस 2 को आप लोग क्या कर दोगे, -2 में, यानी ये माइनस की फॉर्म में आप लोग लिखोगे, माइनस लगा करके फिर यहां वैल्यू पुटअप करोगे। अगर केवल 2 लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। आपको रिडक्शन पोटेंशियल बनाने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के आगे माइनस लगाना ही पड़ेगा। ये बात आप दिमाग में फीड अप कर लो। यहां गलतियां करते हैं बच्चे, तो आप लोग ये दिमाग में फीड अप करना, ठीक है। फिर मैंने एक चीज यहां पे लिख दी, ऑलवेज यूज रिडक्शन पोटेंशियल इन फॉर्मूला। ये मैंने आपको बता ही दिया, फॉर्मूला में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल यूज होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कभी मत लिखना, कभी भी नहीं। फिर गिब्स एनर्जी क्या होती है, देखो गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता है, यूजफुल वर्क डन, है ना। गिब्स एनर्जी का मतलब क्या है, फोकट में मिलने वाली या फोकट में मिलने वाला जो कार्य है उसी को हम क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस ऑफ यूजफुल वर्क डन। अब वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपने ये पढ़ा होगा कि जो वोल्टेज है वो Q बाय W, यानी यूनिट चार्ज ने जितना वर्क डन किया होता है वही तुम्हारा क्या होता है, वोल्टेज। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है, ये चीज फिजिक्स के अंदर भी पढ़ी है। तो V बराबर मैंने लिखा W मतलब Q बाय W, चार्ज अपॉन वर्क डन। तो W बराबर क्या लिख सकता हूं, VQ लिख सकता हूं। Q बराबर क्या होता है, Me। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1 फैरेड के इक्वल, 1F के इक्वल। तो मैं यहां पर NF लिख सकता हूं इसकी जगह। V क्या है, वोल्टेज है, यहां पर अपना वोल्टेज क्या है, E सेल है, तो V को मैं E सेल से रिप्लेस कर सकता हूं। ये वैल्यू जब मैं यहां पर इस फॉर्मूले में पुटअप करता हूं सभी की सभी, तो क्या आ जाता है मेरे पास, क्योंकि देखिए डेल्टा G बराबर क्या आएगा, माइनस का W। अब W बराबर क्या है मेरे पास, VQ है, V की जगह E सेल रख दिया, Q की जगह NF रख दिया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, NF E सेल। ये है गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। यहां N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हो रहे हैं किसी रिएक्शन में,
F का मतलब 1 फैरेड चार्ज। 1 फैरेड चार्ज किसके इक्वल होता है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है 96500 कूलम। ठीक है, ये आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, राउंड फिगर वाली, जो आपको लेनी है हमेशा। ऐसे तो 96487 भी होता है, लेकिन वो नहीं लेना, 96500 ऑफ कूलम ही लेना है। और ई सेल मतलब जो हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, अब कभी आपको स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए बोलते कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालिए, तो इसका मतलब क्या होता है वो ध्यान रखना। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, टेम्परेचर 298 केल्विन लेना है, प्रेशर 180 में या 1 बार लेना है, कंसंट्रेशन 1 एम लेकर चलना है। तब स्टैंडर्ड कंडीशन को डिनोट कुछ ऐसे किया जाता है, ई के ऊपर ई नॉट लगा दो, जी के ऊपर जी नॉट लगा दो, ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया कि क्रोमियम और कैडमियम आयन की इक्वेशन दे रखी है। ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे एक इक्वेशन दे रखी, सबसे पहले उस इक्वेशन में आप लोग, उस रिएक्शन में आप लोग पहचानिए। अगर रिएक्शन नहीं दे रखी है, लैंग्वेज में दे रखा है कि ये बंदा इससे रिएक्ट करता है तो ये बना, तो सबसे पहले रिएक्शन बनाओ। रिएक्शन बनने के बाद आप लोग ये पहचानो उस रिएक्शन में किस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है। देखिए यहां क्रोमियम पे कोई चार्ज नहीं, मतलब जीरो चार्ज। जीरो से कहां गया है, +3। कोई बंदा 0 से +3 पे गया है, इसका मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन गाइस, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। डोनेट करने का मतलब इसका यहां से यहां गया है, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है गाइस, ऑक्सीडेशन। फिर यहां देखिए कैडमियम +2 चार्ज पर है, +2 चार्ज से ये कहां गया है, 0 पे, +2 से 0 गया। कोई बंदा +2 से 0 गया, +2 का मतलब किसी में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, आपने वो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो वो किस पे जाएगा, 0 पे ही तो जाएगा। इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, तो इसका गाइस हुआ है रिडक्शन, अपचयन। आपने ये पहचान लिया कि क्रोमियम का हो रहा है, क्रोमियम का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और कैडमियम का हो रहा है गाइस रिडक्शन। यहां तक बात ठीक है, आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान लिया। तो अब देखिए यहां चीज आती है कि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, राइट में रिडक्शन होता है। ठीक है, तो लेफ्ट में जो सेल, लेफ्ट का जो हाफ सेल है वो कौन होगा, क्रोमियम वाला। ठीक है, रिडक्शन वाला क्या होगा, कैडमियम वाला, ये होगा। अब हाफ सेल रिप्रेजेंट करके देखो कैसे होगा, आप लोग खुद देखिए। लेफ्ट पर क्या हो रहा है, यहां पर ओरिजिनली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी क्रोमियम किसमें चेंज हो रहा है, क्रोमियम इज चेंजिंग इनटू Cr+3। ठीक है, फिर डबल डंडी लगाई मैंने, आफ्टर इट Cd+2 चेंज हो रहा है किसमें, Cd में। ये हो गई मेरी सेल रिप्रेजेंटेशन। अब इतना करना नहीं है तुम्हें सिर्फ ये पहचाना ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहां हो रहा है। ठीक है, अब तुम्हें ये पता चल गया कि क्रोमियम का तो भाई साहब ऑक्सीडेशन हुआ है, कैडमियम का रिडक्शन हुआ है, बस ये फिक्स रख लो कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका रिडक्शन। अब इसने वैल्यूज दे रखी है, क्रोमियम +3 से क्रोमियम में चेंज हो रहा है, +3 से 0 पे आ रहा है, +3 से 0 पे आ रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। और ये क्या कर रहा है, यहां पर देखिए रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ही है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है। फिर यहां देखिए कैडमियम +3 से कैडमियम में चेंज हुआ है, +3 से कैडमियम में चेंज हुआ, इसका मतलब ये भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ही है। इसका मतलब ये जो डाटा है ये एज इट इज इस फॉर्मूला में पुट अप करोगे, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर मैं यहां पर ऐसा कर देता गाइस, कैडमियम +3 में चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 0 से +3 पे आ रहा है, ये 0 से +3 पे आ रहा है, दैट मींस इसका ऑक्सीडेशन, इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और हमें क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसमें पहले से माइनस, मान लो ये माइनस की वैल्यू है, जिसमें पहले से क्या लगा है, माइनस ही लगा है। तो आप क्या करोगे, यहां पर इसको रिडक्शन पोटेंशियल बनाने के लिए इस वैल्यू को यहां पुट अप किया मैंने, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये ओवरऑल वैल्यू किसमें आएगी, प्लस में। लेकिन हाल फिलहाल ये दे रखा हमें, तो मैं जो दे रखा उसी पे काम करते हैं। ठीक है, अब यहां तक आपने पहचान लिया ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहां पर आपको एन निकालना है, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां एक्सचेंज हो रहे हैं। तो देखो एक क्रोमियम था, एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, कितने क्रोमियम, 2, तो 2 क्रोमियम कितने देगा, 3 इलेक्ट्रॉन इंटू 2 कर दो तो टोटल आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में देखो एक कैडमियम पे +2 चार्ज है, तो 3 कैडमियम है, तो 3 कैडमियम पे कितना हो जाएगा टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इंटू
क्या करवाओगे आप 3 करवाओगे तो क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन का लेन देन। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सचेंज हो रहे हैं टोटल 6। तो एन का वैल्यू क्या निकल के आया आपके पास 6। अब फॉर्मूला पुटअप करो, सबसे पहले ई सेल निकालो। ई सेल क्या होता है ई आर माइनस ई एल। अब आर कौन है, राइट में कौन होता है गाइस, राइट में वो होता है जिसका हमेशा क्या हो रिडक्शन हो। अकॉर्डिंग टू दी रिएक्शन ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, रिडक्शन इसका हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो तो लेफ्ट साइड, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो जाएगा राइट साइड। तो इस तरफ राइट में हम किसकी वैल्यू लिखेंगे कैडमियम वाली की, कैडमियम वाले की वैल्यू हो रही है ये माइनस 0.40 फिर माइनस ब्रैकेट। अब क्रोमियम क्या है लेफ्ट साइड वाला है, लेफ्ट साइड वाले की वैल्यू वहां लिखो माइनस 0.74। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करो 0.40 माइनस माइनस प्लस 0.74, 0.74 में से 0.40 सब्ट्रैक्ट कर दो 4 0.34 वोल्ट, ये आ गया आपका ई सेल। ई सेल का वैल्यू क्या आया गाइस आपका 0.34 वोल्ट, एक वैल्यू आ गया। दूसरा वैल्यू आपको क्या निकालना है डेल्टा जी, ये नॉट है तो नॉट लगा देना गाइस, है ना। डेल्टा जी नॉट निकालना है, वो क्या होता है माइनस, ये माइनस एन एफ ई सेल। ई सेल का वैल्यू आपके पास है, एफ का वैल्यू आपको पता है, एन का वैल्यू हमने निकाल लिया 6, तो माइनस 6966500 इंटू 0.34 ये आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास डेल्टा जी आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर डेल्टा। ये क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से किया जाता है मैंने आपको बता दिया। दिक्कत आती है यहां पर स्टार्टिंग में, आप लोग सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचान लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब बात आती है अपनी नर्व्स इक्वेशन की। देखिए गाइस, एग्जाम में नर्व्स इक्वेशन का डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वो नर्व्स इक्वेशन का डेरिवेशन मैं आपको नहीं करवाऊंगा, आपको स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ये नर्व्स इक्वेशन का डेरिवेशन है जो आपको आना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं जैसे कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इसकी डेफिनेशंस आपको पूछी जाती है, तो इसकी डेफिनेशंस आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। और इनके फॉर्मूला और इनकी यूनिट आपको ध्यान होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो आते हैं उनमें ये नहीं बोलता कि किसी सब्सटेंस की कंडक्टेंस है आपके पास, वो ये बोलता है कि फॉर एग्जांपल 50 ओम इनवर्स या 50 सीमेंस इस सब्सटेंस की ये है, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या गिवन है, आपको कंडक्टेंस गिवन है, ठीक है। तो यूनिट और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे कंडक्टेंस को C या G से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कंडक्टेंस का मतलब इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का इनवर्स ही क्या होता है कंडक्टेंस। इसकी यूनिट क्या बन गई ओम इनवर्स, या ओम इनवर्स को क्या बोला जाता है सीमेंस, इसे S से डिनोट किया जाता है। फिर आती है रेजिस्टिविटी, ये आप लोगों को पता है रो से डिनोट किया जाता है, RA/L इसका फॉर्मूला होता है, इसकी यूनिट ओम इंटू मीटर होती है। फिर आती है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को डिनोट किया जाता है कप्पा, ये के नहीं इसे कप्पा बोला जाता है। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज टर्म्ड एज कंडक्टिविटी। अब कप्पा का फॉर्मूला यहां पुटअप करोगे, सॉरी रो का फॉर्मूला यहां पुटअप करोगे तो ऐसी टर्म बनेगी। ये जो L/A है, L/A है, इसे बोला जाता है सेल कांस्टेंट, इसे X से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हर किसी इलेक्ट्रोलिटिल सेल के लिए फिक्स होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है फिक्स होती है, इसलिए इसको कांस्टेंट मान लिया जाता है, ठीक है। तो कप्पा का फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ 1/R को हम C बोलते हैं कंडक्टेंस, और इसको क्या बोल दिया जाता है X, ठीक है। यूनिट बन जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को सीमेंस बोला जाता है, सीमेंस मीटर इनवर्स भी इसकी यूनिट होती है। आफ्टर इट मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है कंडक्टिविटी और मोलरिटी का जो रेशियो होता है उसी को मोलर कंडक्टिविटी बोला जाता है। इसे डिनोट किया जाता है कैप से। कैप का फॉर्मूला है कप्पा बाय एम। एम का मोलरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है। ये पुटअप करोगे तो आपके पास यूनिट आएगी सीमेंस मीटर इनवर्स, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपकी यूनिट होती है किसकी मोलर कंडक्टिविटी की। तो इस पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल जो मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में वो देखिएगा आप लोग। फिर बात आता है यहां पर कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये इसकी कोलराउस लॉ की जो बात है वो आप लोग नोट्स में अपने नोट्स में पढ़िएगा, सबने अपने अपने नोट्स तैयार किए कहीं ना कहीं से पढ़िएगा, है ना। अब यहां पर देखो ये क्या बोलता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो आयंस होते हैं या कोई जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो अपने आयंस में डिसोसिएट होता है, तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है
वो जो आयन सेपरेट हुए हैं वहां पर कुछ पॉजिटिव आयन्स भी हैं, वो कुछ नेगेटिव आयन्स हैं, उन दोनों का समअप होता है, उन दोनों का समअप होता है। वो यही बोल रहे हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी इलेक्ट्रोलाइट की, उसमें प्रेजेंट जो कैटायन है और उनमें प्रेजेंट जो एनायन है उनके समअप के इक्वल होता है, यही कोलरॉस लॉ है। इसके बाद बात आती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। ये क्या होता है? रेशियो होता है किसी भी कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका जो रेशियो है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, फिर बात आती है हमारी फैराडे लॉ की। गाइस सुनिएगा, फैराडे लॉ क्या है? फैराडे लॉ से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो ये है, मास डिपॉजिटेड। एमडी का मतलब क्या है? मास डिपॉजिटेड। फॉर एग्जांपल ये मैंने बोल दिया, यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई मेटल की रॉड है, ठीक है, तो इस रॉड पर कितना मास आकर के डिपॉजिट हुआ, अगर मैंने इसमें कुछ करंट यानी कुछ इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट सप्लाई किया या चार्ज दिया, आई बोल दूं, क्यू बोल दूं, एनर्जी बोल दूं, दी, तो यहां जाकर के कितना मास डिपॉजिट हुआ किसी भी सेल के अंदर। तो ये मास डिपॉजिट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या? मास डिपॉजिट जो होता है वो इक्वल होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू उसका चार्ज। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का, जो सब्सटेंस आपने लिया उसका मोलर मास, ठीक है, अपॉन उसका एनएफ। एनएफ यहां वैलेंसी फैक्टर से डिनोट किया जाता है। वैसे तो इक्विवेलेंट वेट होता है जिस सब्सटेंस का आपको इक्विवेलेंट वेट चाहिए उसका मोलर मास टू दी उसका वैलेंसी फैक्टर। यहां वैलेंसी फैक्टर ना होकर के क्या हो गया? एन एफ। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, एफ का मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 96500 ऑफ कूलम। ठीक है, अब आपको अगर वो कॉपर बोल रहा है क्वेश्चन में तो आपको कॉपर का मोलर मास याद होना चाहिए। अगर वो सिल्वर बोल रहा है तो सिल्वर का मोलर मास। तो कुछ मोलर मासेस मैं आपको दे रहा हूं स्क्रीन पर, ये मोलर मासेस आपको याद होने चाहिए। ठीक है, फिर लास्ट में जो फॉर्मूला बनेगा मास डिपॉजिटेड का, यहां पर इक्विवेलेंट वेट और क्यू का वैल्यू पुटअप कर दोगे आप लोग तो मास डिपॉजिटेड फॉर्मूला बनेगा MIT अपॉन NF। क्या? MIT अपॉन NF। अगर वो कभी क्वेश्चन में करंट की वैल्यू नहीं देता, आपको चार्ज पूछ लेता है या चार्ज ही दे देता है, तो IT हटा देना, Q रखना केवल, सिंपल। ठीक है गाइस, इन पर डिपेंडेंट जो न्यूमेरिकल वो आपको अभी दिख जाए। अब लास्ट टॉपिक बचता है अपना बैटरी, फ्यूल सेल और कोरोजन के प्रिवेंशन। ठीक है, सुनिएगा गाइस, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, सबने ये टॉपिक पढ़ा है, सबने अपने अपने नोट्स बनाए, अपने अपने कोचिंग से, अपने अपने स्कूल से, है ना। आप उन नोट्स को पढ़िएगा, मैं सिर्फ एक शॉर्ट रिवीजन दे रहा हूं आपको कि बैटरी दो टाइप की है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब ऐसी बैटरीज जिन्हें हम बार बार यूज नहीं कर सकते, एक बार अगर उस एनर्जी का यूज ले लिया तो उसका काम खत्म, उसे फेंकना ही पड़ेगा। सेकेंडरी का मतलब ऐसी बैटरीज जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं चार्जिंग करके। ठीक है, तो प्राइमरी बैटरी कौन कौन है? अपने पास ड्राई सेल है, मर्क्यूरी सेल है। ड्राई सेल का मतलब अपने नॉर्मली घरों में जो सेल यूज आते हैं, लंबे वाले या बड़े वाले, निप्पो के बड़े वाले या पतले वाले, वो सारे के सारे ड्राई सेल हैं, जिनका वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है। यूज क्लॉक्स में, रिमोट्स में, ट्रांजिस्टर्स में होता है। ये मेन चीज इसकी याद रखनी है। ठीक है, अब ड्राई सेल के बारे में कभी पूछे तो देखो स्क्रीन पे आपको ड्राई सेल का डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम बनाना। अब इसकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आप लोग अपनी थ्योरी, और इसकी जो रिएक्शन है यहाँ पर कि रिएक्शन क्या क्या शो करते हैं वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये एज इट इज आपको छाप के आनी है। इसी तरह मर्क्यूरी सेल की वोल्टेज होती है 1.35 वोल्ट। यूज कहां होता है मर्क्यूरी सेल का? रिस्ट वॉचेस, टॉयज और हियरिंग एड्स जो होते हैं। अब मर्क्यूरी सेल होता है क्या? छोटा सा एक चपटा सा गोल सर्कल सेल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी सेल। इसके बाद आती है सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी में लेड एसिड बैटरी, सबने देखी है, बड़ी बड़ी भारी भरकम, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या सॉरी नॉट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स हो गई, अपनी कार हो गई, अपने घर के इन्वर्टर हो गए, वहां यूज होता है लेड एसिड बैटरी। इसके बाद बात आती है निकल कैडमियम सेल की। निकल कैडमियम सेल जस्ट इसी की तरह दिखने वाला एक सेल होता है, लेकिन थोड़ा हाई क्वालिटी, जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। निकल कैडमियम सेल, इसकी केवल और केवल रिएक्शन आपको स्क्रीन पे दिख रही है, केवल वही याद करनी है, और थ्योरेटिकल थोड़ा सा पार्ट बस। ठीक है, इसके बाद बात आता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का डायग्राम देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो डायग्राम दिख रहा है और जो इसकी थ्योरी है जो आपने नोट्स में लिखी है वो दिमाग में छाप लेना। फ्यूल सेल की कभी डेफिनेशन आ जाए, फ्यूल सेल का डायग्राम पूछ ले तो ये बना के आना है। डेफिनेशन क्या है, फ्यूल सेल होता क्या है एक्चुअली में? तो ये एक टाइप का गैल्वेनिक सेल होता है, ठीक है, जिसका काम है जैसे हाइड्रोजन, मीथेन या मेथनॉल को हमने कंबस्ट करवाया
तो उनसे जो एनर्जी निकल रही है, उनके कंबशन से जो एनर्जी निकल रही है, उस एनर्जी से हमने इन तीन सब्सटेंसेस को क्या किया, कंबस्ट, दहन करवाया, जलाया। अब इनके जलाने पर वो जो गैल्वेनिक सेल है वो क्या करेगा, इनके कंबशन से जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल। तो ये लिखिए, दोज गैल्वेनिक सेल्स which converts energy of combustion of fuel like hydrogen, methane and methanol into electrical energy are known as fuel cells। ठीक है, कोरोजन की बात करते हैं। देखिए गाइस, कोरोजन होता क्या है, कोरोजन हमें पता है, कोई भी लोहे का सब्सटेंस है, इसके ऊपर पानी की बूंद आकर और एनवायरमेंट में पड़ा रहेगा तो क्या लग जाएगा, इस पे रस्ट लग जाएगा, जंग लग जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, मान लीजिए ये आयरन की कोई प्लेट है, मैंने बोला इसके ऊपर पानी की बूंद आकर लग गई। ठीक है, जैसे ही पानी की बूंद आई उस समय यहां पर Fe के दो एटम बोल दिए मैंने, होंगे तो हजारों एटम होंगे, मैंने बोला केवल दो एटम यहां से यहां चले गए इन द फॉर्म ऑफ एक्वस आयन, ये आयन की फॉर्म में यहां चले गए। जैसे ही ये आयन की फॉर्म में यहां गए गाइस, तो अब ये जो मेटल की प्लेट है, धातु की जो प्लेट है या जो सतह है, वो एनोड की तरह कार्य कर रही है, और जो पानी की बूंद है वो क्या काम करेगी, कैथोड की तरह। ये जो पानी की बूंद है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगी एनवायरमेंट से, इसमें ऑक्सीजन भी आएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो पानी की बूंद में पानी तो है ही, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वो मिलकर के कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। ये कार्बोनिक एसिड अंदर ही अंदर टूटेगा तो 2H+ और CO3- आयन में टूटेगा, कार्बोनेट आयन में और H+। पानी की बूंद यानी पानी है, पानी भी टूटेगा H+ और OH- आयन में। अब ये आपस में क्या करेंगे, कुछ ऐसी रिएक्शन देंगे। तो एनोड और कैथोड पर दो टाइप की रिएक्शन होगी। कैथोड एनोड पे क्या होगी, एनोड पे Fe+2 में कन्वर्ट होगा, 4 इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ जाएगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन मैं बोलता हूं वोल्टेज निकल के आएगा हाफ सेल का, वो कितना आएगा, -0.44 वोल्ट। ठीक है, कैथोड कौन कर रहा है, कैथोड की रिएक्शन क्या, कैथोड कौन है, पानी की बूंद है। तो ये क्या कर रही है, O2 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये पानी में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है इसका 1.23 वोल्ट। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, इन दोनों रिएक्शन को ऐड ऑन करता हूं तो एक रिएक्शन निकल के आती है, ये पूरे सेल को यानी इस पूरे सेल को रिप्रेजेंट करती है। हाफ सेल ये हुआ, हाफ सेल हुआ, दोनों को ऐड ऑन किया तो पोटेंशियल क्या निकल के आया, 1.67 वोल्ट। तो कोरोजन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कोरोजन के वक्त, वो कितना होता है, 1.67, यानी ये पूरा पूरा एक सेल की तरह वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, ये है कोरोजन की मैकेनिज्म। अब देखिए कोरोजन की जो होता है कहीं पर किसी भी मेटल पे, तो उसको प्रिवेंशन करने के तरीके क्या क्या होते हैं वो तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, आपने थ्योरी देखी है वो आप याद करिएगा। ठीक है गाइस, ये होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट। इसके जो न्यूमेरिकल मैं अभी आपको बता रहा हूं और क्वेश्चन जो बता रहा हूं वो आप लोग पढ़िएगा। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, जय श्री कृष्णा।